Hello, I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BCA first year, subject Web Technology and E-Commerce, paper 5th, Unit 4, DHTML and JavaScript. This is the 6th lecture for this unit. We have already discussed about what is the JavaScript and how its commands and syntax are used in JavaScript. In this lecture, we have covered array, function and object. So, first start, what is the array? Actually, array जो होता है वो किसी भी आइटम के कलेक्शंस को स्टोर कर सकता है एक सिंगल वेरिएबल में, जिसको हम बोलते हैं एरे। क्योंकि यदि हम किसी आइटम को, बहुत सारे यदि आइटम है तो उसको यदि हमको स्टोर करना है तब हमको ज़रूरत पड़ती है एरे की। यदि हम एरे का यूज़ नहीं करेंगे तो हम बहुत सारे आइटम को अलग अलग वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब उस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, उस आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको उसको रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट है एरे का कि हम बहुत सारे आइटम्स को हम एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं और उसी को ही हम एरे कहते हैं। जब हम बहुत सारे आइटम को किसी एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं तब हम उसमें से किसी आइटम को रिट्रीव करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तब हम उसमें इंडेक्स नंबर के द्वारा हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में जब हम एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका पहला एलिमेंट जो होता है उसका इंडेक्स नंबर होता है 0। मतलब यदि हम किसी एरे को डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 से शुरू होगा और अंतिम जो इंडेक्स नंबर होगा वो जितने आइटम है उससे एक कम होगा। मतलब मान लो यदि हम 5 आइटम को हम स्टोर करते हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 0 से 4 तक होगा। तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट में एरे क्रिएट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एरे क्रिएट करने के लिए हम सिंपल जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे पहले डिक्लेयर करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उन एलिमेंट्स को हम रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं वेरिएबल स्टूडेंट्स नाम की हमने एक एरे वेरिएबल बनाया है, इक्वल करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है जॉन कॉमा एन कॉमा केविन। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं यदि कोई एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का है या करेक्ट है तो हम उसको डबल कोट में रखेंगे, और यदि वो स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, न्यूमेरिक टाइप का है, तो हम उसको सिंपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट हमने एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, 1 एंड 2। 0 में स्टोर होगा जॉन, 1 नंबर में स्टोर होगा एन और 2 नंबर में स्टोर होगा केल्विन। एरे वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम एरे कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि एरे एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, तो उसका एक कंस्ट्रक्टर होगा, उस कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं और उसमें हम यूज़ करेंगे न्यू ऑपरेटर का। जैसे हमने उसी एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से एरे बनाए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं var दैट इज़ ए वेरिएबल स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू, दिस इज़ अ ऑपरेटर। एरे इज़ अ कंस्ट्रक्टर ऑफ एरे ऑब्जेक्ट, और हमने फिर से वैसे लिख दिया जॉन कॉमा एन कॉमा केविन। तो इस तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। या फिर हम इनिशलाइज करते समय यदि हम एरे में वैल्यू नहीं डालना चाहते तो हम सिंपल एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो और करके है var स्टूडेंट इक्वल टू न्यू एरे कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट नहीं डाला है। इसका मतलब यह है कि अभी एरे क्रिएट हो गया लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। अब यदि हम उसके अंदर एलिमेंट्स डालना चाहते हैं तो स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स 0, 0 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट्स इन स्टूडेंट एलिमेंट्स इक्वल टू जॉन, स्टूडेंट 1 में हमने
रखा एन, स्टूडेंट 2 में हमने रखा केविन, और इस तरीके से और आगे हम उसके इंडेक्स को यूज़ करते हुए जितना भी एलिमेंट हमको चाहिए होगा हम स्टोर कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में एरे क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम सीधे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, और दूसरा हम यूज़ करते हैं एरे कंस्ट्रक्टर का न्यू ऑपरेटर लगा के। नेक्स्ट हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट में जो एरे हमने अभी डिक्लेयर किया तो एरे के मेथड्स क्या क्या हैं, क्योंकि एरे एक ऑब्जेक्ट है। आगे और हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में तो एरे एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें प्रॉपर्टीज़ होगी और उसकी मेथड्स होंगी। तो एरे ऑब्जेक्ट के मेथड्स को हम कौन कौन से मेथड्स है उसको हम देखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में एरे मेथड्स के अंतर्गत जो होगा एरे का नेम डॉट और जो भी उसका मेथड है उसको हम लिख के हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में जो एरे है उसके अंतर्गत जो मेथड है उसमें प्रॉपर्टीज़ भी है और मेथड्स भी है। तो इसमें एक लेंथ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो लेंथ प्रॉपर्टीज़ होता है उस एरे के साइज़ को इंडिकेट करता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। मान लो अभी हमने 3 एलिमेंट्स का हमने बनाया है एरे, और यदि हम उसको लेंथ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं तो लेंथ प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हमको पता चल जाएगा कि उस जावा स्क्रिप्ट के एरे में जो स्टूडेंट हमने बनाया है उसमें कितने एलिमेंट्स है। तो लेंथ प्रॉपर्टीज़ बताता है कि कितने एलिमेंट्स है। दूसरा है प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज़। प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज़ के द्वारा नया प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हम उसमें डाल सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। तो जावा स्क्रिप्ट के एरे मेथड में यदि जो प्रॉपर्टीज़ के अलावा यदि और हमको नई और प्रॉपर्टीज़ चाहिए होगा तो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम उसमें नया प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं। और प्रोटोटाइप मेथड भी होता है जिसका यूज़ करके हम नया मेथड भी हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है रिवर्स। देखिए यहाँ लेंथ प्रॉपर्टीज़ है, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज़ है, रिवर्स मेथड है। रिवर्स मेथड का यूज़ होता है यदि एरे एलिमेंट्स में जो हमने एलिमेंट रखा है उसको रिवर्स ऑर्डर में हमको उस आइटम को चाहिए होगा तो हम रिवर्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो एरे के एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे, मतलब जो पहला एलिमेंट्स जो दिख रहा था वो अंतिम एलिमेंट्स दिखाएगा। नेक्स्ट है मेथड है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो एरे है उसमें एलिमेंट्स किसी भी तरीके से हमने डाल दिया है, कोई ऑर्डर नहीं है, जो जैसा हमको वैल्यू मिला वो इसके हिसाब से हमने डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉर्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है पॉप मेथड्स। यदि हम किसी एरिए में जो एलिमेंट स्टोर है उसमें से अंतिम लास्ट आइटम को रिमूव करना चाहते हैं तब हम यूज़ करेंगे पॉप मेथड्स। तो पॉप मेथड से अंतिम एलिमेंट्स जो होगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा, जो एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने करेंटली उसमें ऐड किया है वो एक्चुअल में लास्ट होता है, तो उसको हमको रिट्रीव करना है तो हम पॉप मेथड का यूज़ करेंगे। शिफ्ट मेथड का यूज़ होता है कि एरे एलिमेंट्स के पहले आइटम्स को रिमूव करना। जो हमने सबसे शुरू में हमने इसको 0 नंबर ब्लॉक इंडेक्स में जो स्टोर है समझ लो वो कहलाता है पहला एलिमेंट। तो उस एलिमेंट्स को हमको रिट्रीव करना है तो हम शिफ्ट मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेथड है पुश मेथड। यदि हम किसी एरे एलिमेंट्स में कोई नया एरे में कोई नया एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं तब हम पुश मेथड का यूज़ करेंगे। तो पुश मेथड में हम कोई वैल्यू डालेंगे, उस एरे एलिमेंट्स के अंतिम आइटम कहलाएगा वो। इस प्रकार से हम एरे जो ऑब्जेक्ट है, एरे एक जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में प्रीडिफाइंड मेथड है, प्रीडिफाइंड आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम एरे जो ऑब्जेक्ट है उसका उपयोग करते हैं किसी भी जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में। तब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एरे में एक एलिमेंट हमने स्टोर करेंगे और उस एलिमेंट्स को हम रिट्रीव करेंगे, किस प्रकार से
एरे को हम यूज़ करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट में। तो एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है एक एरे हमने क्लियर बनाए हैं, VAR स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू एरे राम, मोहन, सुरेश, कुमार, रश्मि। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं और उन 5 एलिमेंट्स को हम चाहते हैं कि एक एक करके दिखे, मतलब एक लिस्ट दिखे। तो उसके लिए हमने एक लूप लगाया है और एरे की एक प्रॉपर्टीज़ है लेंथ। तो हमने पहले ही मालूम है कि जो लेंथ होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर लेंथ दिखाएगा 1 2 3 4 5। तो एरे की लेंथ क्या होगी 5, लेकिन जो इसको इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा। इसलिए हमने एक लूप लगाया है, 0 से शुरू किया है और उसको आई को हमने लेस देन स्टूडेंट डॉट लेंथ, मतलब चूंकि इसका लेंथ 5 है तो हमको 4 तक ही चाहिए, क्योंकि 0 से इंक्लूड कर रहे हैं तो टोटल 5 एलिमेंट हो जाएगा। और इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट आई दैट इज़ अ इंडेक्स नंबर, पहला इंडेक्स होगा 0 क्योंकि लूप में आई के वैल्यू 0 है। फिर आई को हमने प्लस प्लस किया है तो नेक्स्ट आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रकार से उस एरे एलिमेंट्स के सारे एरे ऑब्जेक्ट के सारे एलिमेंट्स को इस प्रोग्राम में दिखेगा। तो इस प्रकार से हम एरे ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में हम फंक्शन को किस प्रकार से, या फंक्शन क्या होता है और कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में जो फंक्शन होता है वो पहले से ही बना बुनाया होता है और जिसको हम इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं, और हम खुद से भी प्रोग्रामर खुद डिज़ाइन कर सकता है, डिफ़ाइन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन कैसे पहचानेंगे। तो फंक्शन को जो एक ऑपरेटर होता है पैरेंथेसिस, उस ऑपरेटर यदि जहाँ पर दिख रहा है समझ लो वहाँ एक फंक्शन है। एक्चुअली में जो जावा स्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होता है और उसको हम एज अ मेथड जानते हैं, और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ होता है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में पहले से बना बुनाया फंक्शन जो होता है उसको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, और वो बिल्ट इन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक राइट फंक्शन है जिसको हम डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए डॉक्यूमेंट के अंदर एक फंक्शन है जिसको हम राइट मेथड बोलते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हम डॉट का यूज़ करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद उस राइट में हम आर्गूमेंट दिए दिस इज़ अ मैसेज अपियर इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि राइट इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन इन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से फंक्शन है। फंक्शन एक्चुअल में सेट ऑफ कोड्स होती हैं जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है और रिटर्न नहीं भी कर सकता है। आर्गूमेंट किसी फंक्शन में हो भी सकते हैं और किसी फंक्शन में आर्गूमेंट नहीं भी हो सकते हैं। किसी फंक्शन रिटर्न कर सकता है और कोई फंक्शन रिटर्न नहीं भी कर सकता है। तो आगे हम इसको देखेंगे कि फंक्शन किस प्रकार से बनाएंगे हम और किस प्रकार से इनबिल्ट फंक्शन का हम उपयोग करते हैं। तो पहला हमने इनबिल्ट फंक्शन देखा राइट, जो डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट की का मेथड्स है। नेक्स्ट हमने यूज़ किया था पिछले प्रोग्रामों में अलर्ट। अलर्ट भी एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जो एक मैसेज बॉक्स के द्वारा डिस्प्ले करता है कोई भी मैसेज को। डॉक्यूमेंट में जो राइट फंक्शन है और अलर्ट फंक्शन में डिफरेंस इतना ही है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में लिख देता है जो एचटीएमएल पेज है, जबकि अलर्ट जो है एक डायलॉग बॉक्स आता है, विंडोज़ डायलॉग बॉक्स है, उस डायलॉग बॉक्स के द्वारा डिस्प्ले करता है। बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन है जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें कोई रिटर्न वैल्यू होता है जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता है। कई फंक्शन में रिटर्न होता है ट्रू और फॉल्स के रूप में होता है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट में चेक करने में काम आता है। कई फंक्शन होता है जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जैसे हमें अलर्ट फंक्शन की बात करें जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। जैसे राइट फंक्शन है उसमें भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, लेकिन वैल्यू को किस टेक्स्ट कहाँ भेज देता है, वो
HTML डॉक्यूमेंट में भेज देता है। तो इस प्रकार से फंक्शन कई प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखते हैं ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, अलर्ट है, मैथमेटिकल फंक्शन है, राइट फंक्शन है। ये सब फंक्शन जावा स्क्रिप्ट में पहले से बने बुनाए फंक्शन है और इसको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सिंटैक्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद जिस नाम से हम फंक्शन बनाना चाहते हैं उसका नाम फंक्शन नेम, फिर उसके बाद पेरेंथेसिस ओपन करेंगे। पेरेंथेसिस ओपन करने के बाद उसमें आर्गूमेंट 1, 2, तो जितने आर्गूमेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आर्गूमेंट हो, आर्गूमेंट नहीं भी हो सकते हैं, आर्गूमेंट हो भी सकते हैं। इसका मतलब है आर्गूमेंट ऑप्शनल है। यदि हमको जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आर्गूमेंट नहीं भी रखेंगे और जहाँ ज़रूरत है वहाँ आर्गूमेंट रखेंगे। आर्गूमेंट कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हमने डॉट डॉट लगा दिया है। एक आर्गूमेंट हो सकता है, 2 आर्गूमेंट हो सकता है, 2 से ज़्यादा आर्गूमेंट भी हो सकता है। उसके बाद फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट होगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस। फंक्शन के अंदर अब स्टेटमेंट जो दिखा रहे हैं 1, 2, 3, जो भी स्टेटमेंट जिस प्रकार से फंक्शन बनाएंगे उसके हिसाब से वहाँ स्टेटमेंट होगा। लास्ट में है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू, यदि फंक्शन में कोई वैल्यू हम रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न के साथ उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे, और यदि हम किसी फंक्शन में कोई रिटर्न नहीं करवा रहे हैं तो रिटर्न वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह होगा आर्गूमेंट और रिटर्न वैल्यू ऑप्शनल है। जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी आर्गूमेंट की वहाँ आर्गूमेंट रखेंगे, जहाँ हमको रिटर्न वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ रिटर्न वैल्यू रखेंगे। और जो स्टेटमेंट है वो कंपलसरी, क्योंकि स्टेटमेंट ही कोड होगा, उस फंक्शन कैसे काम करेगा, उसका बिहेव कैसा रहेगा, वो स्टेटमेंट के द्वारा हम करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम शो करते हैं कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो यहाँ पर एक सिंपल हमने ऐड फंक्शन बनाया है, फंक्शन, और ऐड हमने पैरेंथेसिस लिखा, इसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं है, और हमने उसमें लिखा सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5+5 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में कोई रिटर्न भी नहीं है ना कोई आर्गूमेंट भी नहीं है। तो सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5+5 और इस फंक्शन का नाम है ऐड। फंक्शन का नाम आप अपने मन से कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए हमने बताया था पहला लेक्चर में कि कैसा वेरिएबल डिफाइन किया जाएगा, उसका नाम कैसे रहेगा, वैसी फंक्शन का भी नाम सेम रहेगा। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम को बस हमको लिखना है जहाँ पर उसको ज़रूरत है, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे सिंटैक्स में आप देख सकते हैं फंक्शन नेम, जो फंक्शन नेम हम बना रहे हैं उसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे जैसा हमने डिफाइन किया था, सिर्फ नाम लिख के। एग्जाम्पल में देखिए ऐड, तो आप यहाँ देख सकते हो फंक्शन हमने ऐड बनाया है, तो हम यहाँ पर कॉल करते समय हमने क्या लिखा, सिर्फ ऐड लिखा। जहाँ पर भी हमको उसको ऐड को कॉल करना होगा वहाँ ऐड लिख देंगे, ऑटोमेटिकली वो फंक्शन को कॉल कर लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक कंप्लीट एग्जांपल जिसमें हम फंक्शन बनाएंगे और उसको कॉल भी करेंगे। तो ये है एक कंप्लीट एग्जांपल। देखिए हमने एक डिस्प्ले हेलो नाम के एक हमने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, एक लाइन का स्टेटमेंट है। इस फंक्शन में कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। उसके बाद रेड कलर से आप देख रहे हो डिस्प्ले हेलो, हमने हेलो को कॉल किया। ऊपर वाला सेक्शन है फंक्शन को डिफाइन किया गया है, और नीचे रेड कलर का दिख रहा है वो फंक्शन को कॉल किया गया। जैसे इस जावा स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे वैसे ही हमको एक हेलो करके डॉक्यूमेंट में HTML डॉक्यूमेंट में प्रिंट होगा। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। पहला एग्जांपल जो था उसमें ना कोई आर्गूमेंट था ना ही कोई रिटर्न वैल्यू था। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है विदाउट आर्गूमेंट विथ नो रिटर्न। अब हम वो सिंपल एग्जांपल था, अब हम उसके टाइप्स को देखते हैं। विदाउट आर्गूमेंट विथ नो रिटर्न। अब हमने ऐड नाम की हमने एक फंक्शन बनाया। यहाँ आप देखिए वेरिएबल a = 5, वेरिएबल b = 6, वेरिएबल c हमने डिक्लेयर किया, c = a+b, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐड +c। ये हो गए एक फंक्शन है जिसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है और कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। इसी एग्जाम्पल को और कितने प्रकार से हम बना सकते हैं उसको आगे देखेंगे। यहाँ पर हमने ऐड को सिंपली कॉल किया है, रेड कलर में दिख रहा है जैसे कॉल करते हैं, और इससे क्या होगा 5 और 6 को प्लस करके हमारा एक डॉक्यूमेंट में
मिल जाएगा ऐड 11 ऐसा करके इसका आउटपुट दिखेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेम फंक्शन ऐड को विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो अब हमने आर्गुमेंट डिफाइन कर दिया ए कॉमा बी। यहाँ पर ऐड फंक्शन में दो आर्गुमेंट है ए और बी। अब उस ए और बी में को हमने ऐड कर दिया, सी में स्टोर कर दिया, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। जहाँ ए जो दिख रहा है आर्गुमेंट से जो वैल्यू मिलेगा उसको ऐड करेगा और उसको कहाँ स्टोर करेगा, सी में स्टोर करेगा। सी में स्टोर करने के बाद हमने उस सी को प्रिंट करवा दिया। अब आर्गुमेंट वाले फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर में दिख रहा है आर्गुमेंट 5,6। मतलब जो भी वैल्यू हमको देना चाहते हैं, दो आर्गुमेंट है मतलब दो ही वैल्यू रहेगा, और जो दो वैल्यू होगा वो किसी भी प्रकार से हम दे सकते हैं। 5,6 मतलब a इक्वल टू 5 हो जाएगा और b इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो हमको आंसर मिलेगा 11। नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पर हम कोई वैल्यू को रिटर्न भी करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फंक्शन में आर्गुमेंट है दो, एड ए बी है, ए और बी दो आर्गुमेंट है, सी एक हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है और सी इक्वल टू ए प्लस बी। चूँकि सी की वैल्यू को हमको वैल्यू जो कैलकुलेट हो रहा है वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो रहा है, सी में स्टोर हो रहा है। जब सी में वैल्यू स्टोर हो रहा है तो सी में जो वैल्यू है उसको हमको रिटर्न करना है, तो हमने क्या लिख दिया, रिटर्न सी। जिस वैल्यू को हमको रिटर्न करवाना है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल में ऐड होने के बाद जो वैल्यू है वो सी में स्टोर है, इसलिए हमने किसको रिटर्न करेंगे, सी को रिटर्न करेंगे। अब आप यहाँ पर देखें कि हम इस रिटर्न वैल्यू को कहाँ स्टोर करेंगे, तो जहाँ पर भी हमको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ स्टोर करना चाहते हैं वहाँ को हमको उसको उस फंक्शन को असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर में वेरिएबल हमने एक डी डिक्लेयर किया है और डी इक्वल टू एड 15,15। मतलब दो वैल्यू हमने दिया है, पहला वैल्यू 15 है जो ए में स्टोर होगा, दूसरा वैल्यू 15 है जो बी में स्टोर होगा। दोनों को जोड़ेगा, उसको सी में स्टोर करेगा और जो रिटर्न करेगा जो वैल्यू आएगा वो डी में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी कोई फंक्शन आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू करता है तो उस रिटर्न वैल्यू को किसी न किसी दूसरे वेरिएबल में हमको स्टोर करना पड़ेगा या डायरेक्टली हम उसको ऐड को यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर भी हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी में हमने स्टोर कर दिया, उसकी वैल्यू डी में स्टोर हो जाएगा 30, 15 प्लस 15, और वो वैल्यू को हमने डी में यूज स्टोर किया है और डी को हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी। तो हमने डी को प्रिंट कराएंगे तो हमको वो वैल्यू 30 मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो सिंपल एग्जाम्पल है जो अभी हमने देखा कि आर्गुमेंट हो सकता है, आर्गुमेंट नहीं हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, रिटर्न नहीं हो सकता है, उसको हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। तो अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हमको निकालना है, उस फैक्टोरियल के लिए अब एक हम फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो देखिए फंक्शन हमने फैक्टोरियल का बनाया n, तो उसके लिए हमने v एक वेरिएबल लिया i, दूसरा वेरिएबल लिया f को हमने स्टोर किया 1। सिंपली आप जानते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम 1 से लेके n तक हमने उसको लेके चले गए, क्योंकि हमको मालूम है कि फैक्टोरियल किसी भी नंबर का 5 का यदि फैक्टोरियल बोलेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल के लिए बनाने के लिए हमने एक लूप लगाया है और उस लूप के द्वारा हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है। फैक्टोरियल कैलकुलेट होने के बाद जो वैल्यू लास्ट में स्टोर होगा वो f में स्टोर होगा और हमने उसको f को रिटर्न किया। तो ये हो गया फंक्शन को डिफाइन करना। अब कॉल करते हैं, तो हमने कॉल करते समय देखा रेड कलर में हमने लिखा है वेरिएबल d इक्वल टू फैक्टोरियल 5। तो 5 की फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद 5 जो वैल्यू आएगा 120 उसको रिटर्न करेगा और उसको स्टोर किया कहाँ पर, डी में। जब हम डी को प्रिंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो वहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगा 120। तो इस प्रकार से हम कोई भी फंक्शन हम जावा स्क्रिप्ट में बना सकते हैं। जो भी फंक्शन हमने जावा स्क्रिप्ट के संबंध में बहुत सारे प्रोग्राम हमने देखा है, हमने प्रोग्राम बनाए हैं, बहुत सारे उसकी लूप है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, इन सभी को उपयोग करके हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उन फंक्शन को हम जावा स्क्रिप्ट में कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स की अपनी एक बिहेवियर होती है और उसका अपना स्टेट होता है। तो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़, और उसकी जो बिहेवियर होता है दैट इज़ अ फंक्शन, और उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेथड, जब वो ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड हो जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट बना बनाया है, तो उस ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें ज़रूर रहेंगी, या तो उसका स्टेट होगा और उसका बिहेवियर, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है और ऑब्जेक्ट की मेथड्स होती हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के द्वारा ही हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम न्यू कीवर्ड्स के द्वारा हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब हमारा ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है, और जैसे इंस्टेंट होता है समझ लो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो इंस्टेंट होने के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, या तो हम बोल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस होती है तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो कंस्ट्रक्टर, हर ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर डिफाइंड होता है, और उस कंस्ट्रक्टर को हम जब भी कॉल करेंगे न्यू कीवर्ड के द्वारा, तब हम अपना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट होता है, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और उसका जो स्टेट है वो इनकैप्सुलेट होता है। मतलब एक प्रकार के हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टीज़ होता है इनकैप्सुलेशन, जिसके द्वारा हम उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स को एक बाइंड करके रखते हैं, स्टैटिकली बाइंड करके रखते हैं। एक जो कोई भी आउटवर्ड्स के जो पीपल है वो उस ऑब्जेक्ट को यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रकार के हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कलेक्शंस होता है उसके स्टेट्स एंड बिहेवियर के, या उसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के। जावा आप स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को इनहेरिट किया जा सकता है, और उस इनहेरिट करते हैं उसके प्रोटोटाइप के मेथड्स के द्वारा। दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं इनहेरिटेंस के द्वारा। एक हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया इनहेरिट, तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ में नया कोई डालना चाहते हैं या उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। यदि हम कोई दो ऑब्जेक्ट्स को एक ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन के द्वारा यदि हम बना रहे हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड डिफ़र हो सकते हैं, दोनों एक बराबर नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। दो ऑब्जेक्ट को हम सेम कंस्ट्रक्टर के द्वारा यदि हम बना रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स डिफ़र हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट तो बना देते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ हम उसमें नया प्रॉपर्टीज़ ऐड भी कर सकते हैं, नया मेथड भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए दोनों का जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स डिफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा मेथड और प्रॉपर्टी भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो अब हम पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में पहले से बने बनाया एक ऑब्जेक्ट है जिसका बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक क्लास है, तो उस क्लास के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर है एक स्ट्रिंग। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जिस नाम के क्लास होता है उसी नाम के एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग, और हमने उसको कॉल किया न्यू के द्वारा, इंस्टेंस किया। तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, वेरिएबल फर्स्ट नेम दैट इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, न्यू इज द ऑपरेटर, स्ट्रिंग इज अ कंस्ट्रक्टर, और स्ट्रिंग के अंदर हमने डाल दिया डबल कोट में जोस दैट इज़ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम के एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट नेम इज एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। तो स्ट्रिंग काम करेगा तो स्ट्रिंग के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के, जितने भी प्रकार के मेथड होंगे, उन सारे मेथड और प्रॉपर्टीज़ को हम फर्स्ट नेम नाम के जो ऑब्जेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, हम सीधा वेरिएबल का नाम दें और उसमें डायरेक्टली हम कोई भी स्ट्रिंग को हम स्टोर कर दें। जैसे डबल कोड में हम देख रहे हैं
तो इस प्रकार से दो तरीके से हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा जहां न्यू ऑपरेटर लगाएंगे, और दूसरा वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय सीधा डबल कोड में हम कोई भी स्ट्रिंग को लिख दें। तो इस प्रकार से दोनों तरीके का हम उपयोग कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट। फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो फंक्शन क्लास के द्वारा हम यूज़ करते हैं, और फंक्शन न्यू ऑपरेटर के द्वारा फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर है उसको यूज़ करके बनाते हैं, और डायरेक्टली हम फंक्शन कीवर्ड के द्वारा भी हम फंक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन कीवर्ड के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट करते हैं, फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन में आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी हम बना सकते हैं, और दूसरा फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके भी हम फंक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल आप देखते हैं कि फंक्शन कीवर्ड का हमने यूज़ किया है, फंक्शन, फिर माई फंक्शन, फिर आर्गूमेंट 1 2 3 जितना भी आर्गूमेंट एन टाइम, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, दैट इज़ अ फंक्शन का ब्लॉक का स्टार्टिंग है। फिर यहाँ पर फंक्शन का स्टेटमेंट होगा जो भी हमको लिखना चाहते हैं, जो स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, और अंत में फंक्शन का ब्लॉक का कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस होगा जो उस फंक्शन को क्लोज करेगा। तो इस प्रकार से फंक्शन ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं, जिसको हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा चीज़ होता है कि फंक्शन खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम फंक्शन का कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। अब वो दूसरा तरीका है var माई फंक्शन इक्वल टू न्यू ऑपरेटर। जब भी हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो न्यू ऑपरेटर यूज़ करना जरूरी है, तभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो न्यू फंक्शन आर्गूमेंट 1 आर्गूमेंट 2 इस तरह से आर्गूमेंट n, उसके बाद उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट हमको लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं, वो कहलाएगा फंक्शन ऑब्जेक्ट में फंक्शन कंस्ट्रक्टर के द्वारा फंक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। जनरली हम इस प्रकार से यूज़ नहीं करते हैं दूसरे प्रकार सिंटेक्स को। हम जब भी फंक्शन ऑब्जेक्ट या फंक्शन बनाते हैं तो पहला प्रकार ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो ज़्यादा आसानी से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स। तो ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ और मेथड दोनों होते हैं। ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ अ स्टेट कहलाता है, और मेथड दैट इज़ अ फंक्शन प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या मेथड को हम यूज़ करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के हम उसका डॉट लगा के हम उस प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को यूज़ करते हैं। जैसे एरे में यदि हम बात करेंगे तो एरे के प्रॉपर्टीज़ हमने देखा है, एरे के हमने मेथड देखा है। यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं जैसे फॉर्म एरे है, एक प्रॉपर्टीज़ है जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के एक राइट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ हमने कर चुके हैं, जिसमें कोई मैसेज को डॉक्यूमेंट में लिखना है उसके लिए। यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ होता है फॉर्म प्रॉपर्टीज़ जो कि एरे है। तो उस डॉक्यूमेंट में जितने भी उस वेब पेज में या जिस जगह पे हमने डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जिस वेब पेज ओपन है, उस डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे फॉर्म प्रॉपर्टीज़ में स्टोर रहेंगे। उस वेब पेज का सारे डिटेल्स कंटेंट होते हैं कहाँ पर, फॉर्म्स की एरे प्रॉपर्टीज़ में। तो इस प्रकार से फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हो गया और मेथड हो गया। तो हमने एक सिंपली डिस्कस किए हैं कि क्या होता है प्रॉपर्टीज़ और क्या मेथड होता है। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को। जैसे एरे की हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान दे चुके हैं, एरे जब हमने पढ़ा था तो एरे हमने क्लियर किया कि एरे हमने डिक्लेयर किया, एरे की एक प्रॉपर्टीज़ होती है लेंथ, जिसको हमने प्रोग्राम में भी यूज़ किया है। तो एरे प्रॉपर्टीज़ के लेंथ का मतलब होता है उस एरे में जितने एलिमेंट्स हैं। यदि हमको उस लेंथ को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लेंथ इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, तब हमको उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, क्या नाम से, माई एरे, और न्यू एरे दैट इज़ अ एरे इज़ अ कंस्ट्रक्टर, और 5 इज़ अ सिंगल एलिमेंट दैट इज़ अ न्यूमेरिक टाइप। तो अब ये एक माई एरे डिक्लेयर हुआ है और उस एरे की लेंथ है 1। यदि हमको देखना है कि इस एरे का क्या लेंथ है तो एक हमने उसको यूज़ किया लेंथ माई एरे डॉट लेंथ, अलर्ट में हमने यूज़ किया है उस प्रॉपर्टीज़ को।
तो जैसे ही हमने इसको रन करेंगे तो हमको मिल जाएगा उसका वैल्यू 1 दिखेगा, क्योंकि इस एरे में एक ही एलिमेंट्स है, तो इसका लेंथ कितना हुआ 1 होगा। तो इस प्रकार से कोई भी प्रॉपर्टीज़ होता है, उस प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को हमको यूज़ करना है तो डॉट लगा के हम यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के पहले होगा, उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल माई एरे इज अ ऑब्जेक्ट नेम, डॉट लेंथ इज अ प्रॉपर्टीज़। सेम मेथड को भी हम इसी प्रकार से कॉल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं। हमने माई एरे का एक नया ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है जिसमें 3 लिखा हुआ है। दैट मीन्स माई एरे में एक सिंगल एलिमेंट्स है जिसका जो 3 है। अब हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं। हमने स्टोर किया माई एरे 0 में 11, माई एरे 1 में हमने 22 और माई एरे 2 में हमने 33। तो अब इसकी लेंथ हो गई 3, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 वैल्यू स्टोर किया है। अब हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो माई एरे डॉट रिवर्स इज अ मेथड, हमने आगे देखा है। इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट्स हमने रखा हुआ उसका सीक्वेंस बदल जाएगा और वो उल्टे क्रम में हमको डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से अलर्ट में हमने जैसे ही किया तो ऑटोमेटिकली उसको रिवर्स कॉल कर देगा उस माई एरे को, और उल्टे क्रम में उसके एलिमेंट्स को दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी मेथड को किसी ऑब्जेक्ट के किस प्रकार से यूज़ करेंगे, एक नीचे हमने देख लिया दोनों को। ऑब्जेक्ट के बाद डॉट, फिर प्रॉपर्टीज़, और ऑब्जेक्ट के बाद डॉट, फिर मेथड, फिर उसका पेरेंथेसिस जरूरी है, क्योंकि पेरेंथेसिस है तभी वो मेथड है, और पेरेंथेसिस नहीं है इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज़ है। अब हम देखते हैं कुछ जावा स्क्रिप्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट्स ऑब्जेक्ट्स हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्री डिफाइंड पहले से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक विंडो ऑब्जेक्ट है, क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्टिंग में विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे और ऑब्जेक्ट हैं। जैसे यदि हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, विंडोज़ के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो विंडोज़ क्रिएट होता है उसके अंदर जो विंडोज़ के ऑब्जेक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड उस विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्रिएट होता है। मतलब यह है कि जैसे ही विंडो ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और उस विंडो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जितने भी विंडो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ है वो विंडो के अंदर मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़ के अंदर का जो एक ऑब्जेक्ट है वो है डॉक्यूमेंट्स। यदि हमको उसको कॉल करना है तो हम एक्चुअल में लिखना चाहिए विंडोज़ डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडोज़ के अंदर की प्रॉपर्टीज है डॉक्यूमेंट, जबकि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि एक्चुअल में हमको स्टार्ट करना चाहिए विंडोज़ के द्वारा, क्योंकि हमारा विंडो जो ओपन हुआ है उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, या उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं वो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स किसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ है, विंडो की अंदर की प्रॉपर्टीज़ है। विंडो एक ऑब्जेक्ट है और उसको हम यूज़ करेंगे, तो हम एक्चुअल में लिखना चाहिए विंडोज़ डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो हम लिखना चाहते हैं राइट के अंतर्गत। इस तरीके से हम विंडोज़ प्रॉपर्टीज़ में मेथड का यूज़ करते हैं। दूसरा विंडोज़ की एक प्रॉपर्टीज़ होता है जो स्टेटस। विंडोज़ का स्टेटस प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम विंडोज़ के स्टेटस को हम चेंज कर सकते हैं या देख सकते हैं। कैसे, विंडोज़ डॉट स्टेटस इक्वल टू दिस इज़ अ टेस्ट, हम स्टेटस में डाल देंगे तो हमारा विंडो का स्टेटस बार में दिख जाएगा कि क्या लिखा हुआ, या उसके अंदर क्या लिखा हुआ उसको हमको देखना चाहते हैं तो हम स्टेटस को यूज़ कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो लिखते हैं वहाँ स्टेटस लिख देंगे विंडो, तो हमको स्टेटस दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों प्रकार से लिखा हुआ है, विंडो डॉट स्टेटस या ओनली स्टेटस। चूँकि विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है तो दोनों का मतलब ही सेम है, क्योंकि जो विंडो ओपन हुआ है करेंट इंस्टेंट है, करेंट ऑब्जेक्ट है, तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो उसको समझ जाएगा कि वो करेंट ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ और मेथड को यूज़ किया जा रहा है। तो इसको हमको लिखना चाहिए विंडोज़ डॉट स्टेटस, जबकि हम डायरेक्टली लिख देते हैं स्टेटस। तो दोनों में वैसे कोई अंतर नहीं है। हम यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं
कि विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको विंडोज़ के साथ लिखना चाहिए। चूँकि हम उसके साथ नहीं लिखते हैं तो भी हमारा विंडोज़ करेंटली विंडोज़ ओपन है तो उसी का प्रॉपर्टीज़ को वो और मेथड समझ जाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट्स, जो ऑलरेडी हमने यूज़ कर चुके हैं। जैसे ही HTML डॉक्यूमेंट लोड होता है ब्राउज़र में और विंडोज़ क्रिएट हो जाता है, वैसे ही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाता है। तो विंडोज़ के अंतर्गत के जो जहाँ पर हम लिखते हैं वो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स हैं। और इस डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ के कलेक्शंस होते हैं। जैसे उनमें से एक मेथड हम यूज़ करते हैं राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट इज़ अ ऑब्जेक्ट और राइट इज़ अ मेथड, यार बोल सकते हैं उसका फंक्शन। तो हम जब भी डॉक्यूमेंट को जैसे विंडोज़ हम ओपन करते हैं, इसका मतलब डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाता है और इसीलिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। मतलब राइट कहाँ करना है, तो डॉक्यूमेंट में करना है। तो जो विंडो ओपन हुआ है, चूँकि विंडोज़ के अंदर की मेथड है डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट्स, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर का जो मेथड है वो राइट है। तो जब भी हम लिखेंगे तो करेंटली जो विंडो ओपन रहेगा उस विंडोज़ के डॉक्यूमेंट्स में राइट मेथड्स यूज़ करने से उसके अंदर लिखाता है। सेम चीज़ की बात करते हैं, उसके एक फॉर्म प्रॉपर्टीज़ होता है डॉक्यूमेंट्स का, जो भी उसके अंदर का जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको एक फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो डॉक्यूमेंट में जितने भी फॉर्म्स डिफाइंड होंगे वो सारे के सारे एक फॉर्म प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत, और फॉर्म प्रॉपर्टीज़ कैसा टाइप का, एरे टाइप का है। तो जितने भी फॉर्म्स हम वहाँ पर डिफाइन करते जा रहे हैं वो सारे एक एरे बनाते जाएगा फॉर्म्स, और उसमें स्टोर करते जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम फॉर्म्स 0, 1, 2 को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को अभी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं स्ट्रिंग क्रिएट करते समय, और उसी की को हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन से प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं और उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पर हम कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो उसका लेंथ एक प्रॉपर्टीज़ होता है, तो हमको पता चल जाता है कि उसकी लेंथ कितनी है। यदि हम उसमें और उसकी प्रॉपर्टीज़ की यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया है टू अपर केस, इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की एक मेथड होता है टू अपर केस, जो भी स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा उसको ऑटोमेटिकली अपर लेटर में लिख देगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हमने स्ट्रिंग बनाया है, एक नेम नाम की स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया है, हेलो लिखा है स्मॉल लेटर में। अब हम उसको नेम अलर्ट में हमने नेम डॉट टू अपर केस करके हमने लिख दिया, तो इसका मतलब हेलो जो लिखा है स्मॉल लेटर में वो ऑटो में आप एक मेथड को यूज़ करेगा टू अपर केस, और उस मेथड्स के द्वारा वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फंक्शन ऑब्जेक्ट है, जो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस प्रकार से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। एरे ऑब्जेक्ट है, एरे को भी हमने देख लिया। एरे किस प्रकार से एरे क्रिएट किया जाता है, एरे के कौन कौन से जो प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं, उनके मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। तो ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, हम देखते हैं मैथ्स ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैथ्स एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे उसके मेथड्स हैं। जैसे एक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं पी आई, दैट इज़ अ पाई। यदि हमको पाई की वैल्यू निकालना है तो हम मैथ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, मतलब मैथ ऑब्जेक्ट का मैथ्स डॉट पी आई हम जैसे लिखते हैं तो हमको पाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे मैथ्स ऑब्जेक्ट में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं, जिनमें से जैसे एक हम मेथड्स का यूज़ करते हैं एबीएस है, मैथ डॉट राउंड है, मैक्स है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यदि हमको निकालना है तो एबीएस का यूज़ करेंगे। राउंड करना है, यदि कोई डेसिमल नंबर है उसको पर्टिकुलर किसी डिजिट से राउंड करना है तो राउंड को यूज़ करना है। मैक्स का प्रॉपर्टीज़ मेथड्स है जिसमें हम बहुत सारे यदि कोई एलिमेंट्स हैं या एरे एलिमेंट्स हैं
उन एरे एलिमेंट में से मैक्सिमम नंबर यदि हमको निकालना है तो हम यूज़ करेंगे मैथ्स ऑब्जेक्ट के मैथ्स मेथड्स को। ये हम देखते हैं इसको कि किस प्रकार से मैथ्स ऑब्जेक्ट का यूज़ हम कैसे करेंगे, देखते हैं इन एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पाई, तो मैथ डॉट पाई, दैट मीन्स हमको पाई की वैल्यू मिल जाएगा। एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है जब हमारा नंबर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है तो भी हमको हमेशा नंबर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा मैथ डॉट एबीएस -17, इसका मतलब हो गया कि इसको जब हम कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको -17 के जगह हमको 17 ही मिलेगा। राउंड में देख सकते हैं 4.25 है, तो राउंड जैसे ही करेंगे तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 4.3 हो जाएगा। 5 है तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 17 और 19 में से हमने मैक्सिमम निकाला है, तो इसमें मैक्सिमम क्या दिखाएगा, 19 दिखाएगा। तो मैथ्स फंक्शंस के द्वारा हम मैथ्स ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उसके फंक्शंस को इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके बारे में फंक्शन के मेथड्स के बारे में, कि बहुत जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं स्ट्रिंग का हुआ या मैथमेटिकल का हुआ या एरे का हुआ, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर में आपने जो सीखा उसको अच्छे से यूज़ करके देखिए और उसको रन करके भी देखें। जो वैल्यू हमने दिया उस वैल्यू को चेंज कर करके आप देखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आपको सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखा है उसको एज इट इज़ आपको ऐसे लिखना है, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। यदि आप उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशंस करते हैं उसके नाम में, तो हो सकता है आपका ब्राउज़र उस प्रोग्राम को रन ना कर पाए। थैंक यू।